भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डंडे मार के और जेलों में डाल के नहीं खत्म कर सकता। जो कौम निकली है, मैं उन शरपसंद की नहीं बात कर रहा जो मेरे ख्याल में जान के अंदर डाले गए हैं, और इंशाल्लाह ये होगी जब भी तहकीकात ये सामने आ जाएगा। और अगर मैं जेल में ना होता तो मैं एकदम एक्शन लेता इसके ऊपर। मुझे अंदर बंद कर दिया, 4 दिन के बाद कर दी, मेरे ऊपर ही पर्चे कर दिए कि जनाब इमरान खान के कहने के ऊपर सब कुछ हुआ। तो पहले क्यों नहीं हुआ इमरान खान के कहने पे? यानी जिस जिंदगी के अंदर आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कोई हकूक ही नहीं है, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर सकता है, जुल्म हमारे पे करता है, केसेस ही हमारे पे कर देते हैं। अब सारे केसेस हमारे पे हो गए। ये लोग कौन मरे हैं खैर मुझे तो अभी तक पता नहीं, कई दर्जनों लोग बेचारे शहीद हुए हैं और कोई किसी के पास हथियार नहीं था जिसको शहीद किया। मैं शरपसंद को नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि जिन्होंने, और फिर से मैं कहता हूं तहकीकात करवानी चाहिए कि कैसे वहां से उधर से लिबर्टी चौक से सारा रास्ता गए हैं कोर कमांडर के घर, क्यों नहीं किसी ने रोका उनको? और थोड़े से लोग थे, मुझे जो बताया इतने लोग भी नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ शिकंजा मज़ीद सख्त हो रहा है। पंजाब पुलिस की जानिब से नए मुकदमात बनाने और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शरपसंद अनासर के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी और जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें आला सियासी अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। इजलास के शुरका ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। फ़ौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसके साथ मुल्क भर में पाक अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। नाज़रीन, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ छोड़ने और MNA की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस बात पर बाज़िद हैं कि मुल्क की बड़ी सियासी क़ुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई है। 9 मई को PTI ने पुरअमन एहतजाज किया जिसमें शरपसंदों को दाखिल कर हमले कराए गए। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि मेरे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी साबित करूँगा कि जलाओ घेराव करने वालों को मुजाहिरीन की सफ़र। और बड़ा सवाल ये होगा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात क्या तहकीकात होनी चाहिए। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि अभी जो ख़बर आई कि कौमी सलामती कमेटी का जो इंतहाई अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत वो ख़त्म हो गया है, तो एक तो सबसे पहले क्या एलामिया जारी हुआ इस बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा। और साथ ही मैं सवाल रख देती हूँ आपके सामने। आमिर साहब, ये अब फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त हो रहा है। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया है, मगर इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, जलाओ घिराव करने वालों को जो हमारे पुरअमन मुजाहिरीन थे उनकी सफ़ों में दाखिल कर दिया गया। और उन्होंने साथ ही तहकीकात का मुतालबा किया। वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ठोस शवाहिद हैं कि जब भी तहकीकात होंगी मैं पेश करूँगा। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान का मुतालबा कितना काबिल अमल है? जी, इमरान खान साहब ने कभी गलत बयानी से काम ही नहीं लिया। आपको पता है इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, हमेशा सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। उनके सारे लीडर झूठ बोलते हैं, क्योंकि आलिया हमजा मलिक ने कहा कि आपने हमारी रेड लाइन इमरान खान को गिरफ़्तार किया, क्रॉस किया, हम आपकी रेड लाइन कोर कमांडर हाउस में आ गए हैं। मुराद सईद की ऑडियो फिर रही है कि जो जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं वहाँ पहुँच जाएँ। और कल भी मैंने बताया था, जो सूबाई वज़ीर सेहत थी, जो अब बीमार भी हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, वो लेके लोगों को खुद पहुंची थी। बाद में आप जब घुसा दें फिर कहें कि जी वापस आ जाएं। फैसलाबाद के बेशुमार लोगों के नाम आए हुए हैं जो वहाँ लेके लोगों को पहुँचे, ऑडियोज़ भी उनकी आई हुई हैं, सारी गुफ्तगू आई हुई है। ज़ाहिर है कि ये सारे झूठे लोग हैं और इमरान खान सच्चे हैं। हमें बिलीव करना चाहिए कि एक लीडर है तो वो ज़रूर सच बोल रहा होगा, इसीलिए वो इनमें से किसी की रिहाई का मुतालबा भी नहीं कर रहे। ना उनको फवाद चौधरी का ख्याल आया, ना उन्हें शाह महमूद का ख्याल आया, ना शीरी मदारी का आया, किसी का आया ख्याल लीडर का? वो कह रहे हैं कि वो शरपसंद हैं। मतलब ये कमाल है। तो इस कमाल को दूर करने के लिए उन्हें सबूत तैयार रखने चाहिए। पर्चे तो शुरू हैं, पर्चे तो होंगे। कल मैंने प्रोग्राम में कहा था, उस वक्त तक कोर कमांडर की ना कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी जैसे कि नहीं दी जाती, ना स्पेशल का आया था, ना एलामिया आया था। मैंने बताया था आपको कि इन सब की तसल्ली ठीक ठाक करके होगी, उस प्रेस रिलीज और आर्मी चीफ के बयान पे ना रहे।
آپ کو پتہ ہے ایک مسلسل پروپیگنڈا پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہو رہا ہے کہ فوج کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے, کوئی 4 کور کمانڈر جناب بغاوت کر گئے ہیں, وہ فلاں جگہ چلے گئے, کچھ آڈیوز خود ہی بنائی جاتی ہیں, ان کو لیک کیا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا میجر ہے اور یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جی یہ ہوگی بغاوت فلانی اور فلانے چلے گئے, ڈمکانے چلے گئے. مطلب یہ ایک پوری پروپیگنڈا مشینری پاکستان سے باہر سے اپلوڈ ہوتی ہے, یہاں اسے ری ٹویٹ کیا جاتا ہے, اس کو ہر سوشل میڈیم پہ بڑھایا جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, ثبوت موجود ہے, عمران خان صاحب لے کے چلے جائیں گے, خود پیش ہو جانا چاہیے انہیں کہ بھئی یہ میرے لوگ ہیں. یہ جو میں نے نام لیا یہ تو ظاہر نہیں ہے نا, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ گئے, جو پی ایف بیس میاں والی میں گھس گئے, جو سرگودا پہ چلے گئے, جو پشاور میں گھس گئے, وہ تو ان کے لوگ نہیں تھے نا. تو اب ان کے جو لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں. جو آڈیوز میں وہ جو کچھ خواتین سوشل میڈیا پہ لاہور میں نیریٹو بنا رہی تھی اور جو کہہ رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں, کچھ باپ بیٹا تھے, ایک بیچارے کی المناک خبر آئی کہ بیٹا جانا نہیں چاہ رہا تھا اور باپ زبردستی لے گیا, ٹھیک ہے جی, اور وہ فوت ہو گیا, اسے گولی لگ گئی. اچھا اب آپ بلوے بھی کریں, آپ حملے بھی کریں اور آپ اپنے لوگوں کی مذمت بھی نہ ان کی کریں کہ بھئی اچھا وہ یہ کہہ کیوں نہیں رہے کہ یہ میرے نہیں تھے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا میں ان کی مذمت کرتا ہوں, یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. میرا خیال ہے خاصا مشکل ٹائم ہے. پھر کچھ لوگوں نے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی خبر آئی کہ ہو رہی اور نہیں ہوئی, ہم نے اسی دن دیا تھا کہ آج شرکا نہیں ہے, منگل کو ہوگی. کچھ شرکا اویلیبل نہیں ہے. کیا کہانی بنائی گئی, وہ جی نیول چیف اور ایئر چیف تو بیٹھنے نہیں چاہتے اس میٹنگ میں, وہ تو بغاوت. مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ کسی طرح انارکی طوفان بدتمیزی پھیل جائے. آج منگل کو ہی میٹنگ ہو گئی, ابھی ویڈیوز بھی آ جائیں گی. ابھی پرائم منسٹر کا شاید خطاب میرے اور آپ کی اس گفتگو کے درمیان میں یا اگلے ہمارے کسی ساتھی کی اس میں خطاب بھی شروع ہو جائے گا پرائم منسٹر کا, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیا گیا کہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے لیکن جو گناہ گار ہوگا اسے چھوڑیں گے نہیں, اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیں لندن میں جب رائٹس ہوئے, سب سے بڑی جمہوریت چیمپئن بناتے ہیں نا اسے بھی, وہاں کیا ہوا تھا, انہوں نے دن رات لگا کے عدالتیں لگا کے سب کو اندر کر دیا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے تاکہ آئندہ کوئی نہ کر سکے. یہاں پہ سارے انسانی حقوق انہی کے لیے خیال ہوتے ہیں جو فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں, سارے لبرلز ان کے اوپر ساتھ لگ جاتے ہیں کہ جی فوج کو گالی بنا دیا اس پاکستان میں. کمال یہ ہو گیا ہے بھئی آپ کے اور میرے وہ ڈیفینڈر ہیں, پاکستان کو لے کے یکجہتی کی بنیاد ہے. ان کے پرانے یا آج بھی اگر کوئی غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے, لیکن آپ بطور ادارہ متون نہیں کر سکتے انہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ جی بس اب چونکہ ہم خلاف ہیں لہذا آپ کو تو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. او بھائی بارڈر پار چلے جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, اس پاکستان کی فوج کے ساتھ اس طرح مت کرو. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب, یہ بات تو درست ہے, بہت سی آڈیو ویڈیوز بھی ہیں, بہت سے ثبوت بھی ہیں, اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کے اعترافی بیانات بھی آ چکے ہیں اور وہ مان بھی چکے ہیں, اور جس طرح عامر صاحب نے بھی ذکر کیا. تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ خود بھی ایک طرح سے مان چکے ہیں کہ اگر دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا تو اسی طرح کا رد عمل آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا مطالبہ قابل عمل ہے, ہونی چاہیے تحقیقات؟ دیکھیں دعا, بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک نیریٹو کو بلڈ کیا ہے اور یہ 1 سال سے بلڈ کر رہے تھے, ہر وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں ہر پروگرام میں کہتا تھا کہ پلیز سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, ڈونٹ ڈریگ آرمی. آپ آرمی کا تعلق نہیں ہے, سیاستدان میچورٹی سے اوپر, میں ہمیشہ ہر بات میں کہتا ہوں. لیکن اب irrefutable ایویڈنس ہے جس میں, اور یہ میں بتاؤں دیکھیں اٹ ول بی ویری ویری آنیسٹ انکوائری. اس میں کم از کم فوج ایسا نہیں کرے گی کہ اپنے لوگوں کو اننیسیسری کو جو نہیں انوالو ہے یا کسی اور سرنگیز ہے اس کو یہ کریں گے پیٹیے گا, ایسی نہیں ہوگی. اٹ ول بی ویری آنیسٹ. یہ پراپر JIT ہونی چاہیے جس میں انکوائری اچھی ہو, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہیئر آئی گیٹ ایگری. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے شہداء کو کی بے حرمتی کی ہے, ان کے مورننگز کی, پھر آپ نے GHQ میں گئے ہیں, پھر آپ نے ریڈیو پاکستان تباہ, یہ ٹارگیٹس میرے خیال میں پہلے سے سلیکٹ ہوئے تھے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے, ہوتا یہی ہے کہ آپ کے اگر 100 لوگ ہیں تو 20 اس میں اور سرپرسن ضرور آئیں گے, وہ لوٹ ماری کرنے کے لیے آ جائیں گے. کوئی ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے پیسے چیزیں لوٹنا, گھر سے اٹھا کے لے جانا چیزیں, جو ضرور ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ کہیں جی کہ یس میں معذرت کرتا ہوں, میری انکوائری میں جو بھی ہو, آئی نیور مینٹڈ, آئی اپالوجائز فرام آرمی کہ بہت ہی یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو تھا جو ہوا ہے, لیکن اس میں انکوائری کریں. اگر میرے لوگ ہوتے ہیں بالکل میں تیار کروں, کیونکہ لیڈر چاہے وہ فوج کا کمانڈر ہو یا پولیٹیکل پارٹی کو. جی بریگیڈیئر صاحب, اس وقت ہمیں براہ راست جانا ہوگا, پروگرام کی طرف آئیں گے ناظرین. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ بات کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحقیقات کا مطالبہ عمران خان نے کیا اور ابھی آپ نے پرائم منسٹر کی گفتگو
को भी सुनी, उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जो भी इसमें मुलविस हुआ, चाहे जिसने प्लान किया, जिसने मनसूबाबंदी की, और जो इसमें जो ये किरदार थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो आप किस तरह से देखते हैं? फिर इतने सबूत भी हैं, जो कि वीडियो ऑडियोज़ की बात हो रही थी, तो बगैर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप समझते हैं तहकीकात होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलविस है और जो ख़ास तौर पे जो प्लानर से, एग्जीक्यूटर से, बैटर से, उनको ज़रूर चेक करना चाहिए। इसमें आई वुड से कि ज़्यादा लोग होते हैं जो इनोसेंट, जिनको भड़काया जाता है, वो हमने आइडेंटिफाई करने के इनमें कौन रिंग लीडर थे, किन्हों ने सारा स्टार्ट किया, किन्हों ने डायरेक्शन दी है। दे हैव बीन इन्वॉल्व इन हीनस क्राइम्स, और जो लोग थे उनको मेरे ख्याल में ज़ाहिर माइनर पनिशमेंट्स होंगी, उनको कर दी जाएगा, लेकिन सज़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। और इसके लिए लेकिन इंक्वायरी फेयर होनी चाहिए, और अब क्योंकि हुकूमत की पार्टी का एक इंटरेस्ट है, तो वो जरूर देखने को GIT ऐसी बनाएं जो जिसको सब एक्सेप्ट करें, और उसके बाद जो उस पर रिकमेंड है उसके मुताबिक एक्शन करना चाहिए। जी अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में ज़ाहिर है आज़ादाना इंक्वायरी का उन्होंने मुतालबा किया है, ये उनका भी हक है, होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सबूत, ऑडियोज़, वीडियोज़ हैं, और बहुत से एतराफ़ी बयानात अब तो सबके, बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सामने हैं। तो इसमें आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान साहब के मुतालबे को? इमरान साहब के मुतालबे पर तो बाद में बात करूँगा। पहले तो मैं, चूँकि मैं एलामिया का इंतज़ार कर रहा था कि शायद उसमें डिटेल्स होंगी, लेकिन वो बड़ा अच्छा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब हमने सुन लिया, और सबसे जो पॉजिटिव चीज़ उसमें मुझे अभी तक नज़र आई है वो सारे मामलात में, कि किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती नहीं होगी। मुझे यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके इन अल्फाज पे, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह होता नहीं है। मुझे तो इस वक्त मुल्क में कानून कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, सच्ची बात है। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, कोई ज़मानत होती है अदालत से, उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो ये तो उनकी बात जो वो कह रहे हैं वो उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच्ची बात है। अल्लाह करे कि मतलब आज जो इस इतने बड़े फोरम से जो डिसाइड हुई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक उन पे अमल हो। और तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब ये क्या कुछ छुपाना है इसमें? किसी ने कुछ छुपाना है? नहीं छुपाना। बिल्कुल इतने दिलखराश वाक़यात हमने इससे पहले नहीं देखे, और इनके प्लानर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, उन सबको पकड़ना चाहिए जिन्होंने साथ दिया। सहूलतकारों को पकड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में उन सहूलतकारों से भी जवाब ज़रूर लेना चाहिए कि जिन्होंने ये होने दिए वाक़यात, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे थे कि हमने होने दिया ताकि एक्सपोज हो जाए। हुजूर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ नहीं होने दिया जाना चाहिए, जो मर्जी, मतलब वो इससे हटके भी तो एक्सपोज आप उनको कर सकते थे। मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि आप इस हद तक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिससे मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही है इस कौम को, वो देख के बार बार, तो वो नहीं होने देना चाहिए था। तो आप सहूलतकारी जिसने की है उसको भी ज़ाहिर है उससे एटलीस्ट जवाब तलबी तो आप ज़रूर करें कि भाई आपने क्यों होने दिया, इतना तवील रास्ता था और आराम से आपने उनको जाने दिया और पूरी दुनिया को आपने ये क्यों दिखाया। तो बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और जाहिर है ये जो हुआ है ये मतलब बहुत लाकानूनियत है, इससे हट के कोई बात नहीं की जा सकती। जितने ये जो मनाजर हमने देखे और जाहिर है वो बार बार देखने को भी हमें मिल रहे हैं क्योंकि बात उसी पे होती है, लेकिन ये नहीं होता कभी भी। रियासतें कानून के दायरे में रह के वो किया करती हैं अपनी कार्रवाई, गैर कानूनी फिर काम नहीं हुआ करता। क्योंकि एक चीज़ तो तयशुदा है ना कि ये लोग जो नज़र भी आ रहे हैं हमें, ये सब भी पाकिस्तानी हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो लिहाजा वो ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कुछ लोग उस रॉ में बैठ जाते हैं, कुछ को लगता है कि यार पता नहीं को फन हो रहा है। आपको वैसे भी पता है ना कि हमारे यहाँ जो हजूम एक तरफ को चलता है तो लोग बिला वजह ही उसके साथ चल पड़ते हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से छानबीन करके कोई इसमें इंतकामी कार्रवाई नहीं नजर आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो जो जिम्मेदार है। ये हम सब का मुतालबा है और मेरे ख्याल पूरी कौम का मुतालबा है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि इमरान खान के इस बयान के बाद अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया
इससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, आपको कौन से मुलजिम को और कौन से मुजरिम को तलाश करना है? इस बयान के बाद तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने वो जो वाक़यात हुए हैं उसको सिर्फ ओन नहीं किया बल्कि धमकी भी दी, अगर मैं दोबारा गिरफ्तार किया तो इसका इससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। और ये कोई बात कोई सी ज़राए से नहीं आई थी, तो एक रिकॉर्ड पे मौजूद बात है। फिर उन्होंने उसके बाद जो तकरीरें की उसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो आंखें दिखाई जैसे दुश्मन दिखाता है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये भी रिकॉर्ड के बात है। तो फिर कौन सी तहकीकात करनी है आपने जिसमें आपको पता लगाना है कि इस वाक़यात में कौन कौन लोग जो है वो मुलव्विस हैं? बात यह है कि जो लीडर्स थे उन सब की वीडियोस मौजूद है, जो कह रहे हैं कि बड़ो कोर कमांडर ऑफिस की तरफ, जो कह रहे हैं बड़ो GHQ की तरफ, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर किसकी देखनी है? फिर बात ये है कि ये सियासी वर्कर होता है ना, सियासी वर्कर जी, इसको आप इस तरह कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि अवाम है और अवाम जज्बाती हो जाती है। ये पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, ये जो तंजीमी सेटअप होता है, उसकी तरबियत नजर आती है उसके अंदर। अगर कारकुन वहां गए तो पार्टी पॉलिसी थी, वहां गए, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि हम जो है ऐसी कार्रवाई करेंगे कि क़यामत तक लोग याद रखेंगे, बिल्कुल करें, लेकिन खुदा के वास्ते सियासी काम कीजिएगा। कि जब आप गैर सियासी काम कर रहे हैं उससे जो है इमरान खान की मकबूलियत दोबारा बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे इंटरनेट बंद कर देना, हजारों लाखों लोगों को आपने जो है 6 दिन तक जो है वो बेरोजगार रखा, अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को लाके जो एहतजाजी मुजाहरे कराना, अगर आप इमरान खान के मुकाबले में फजलुर रहमान को खड़ा करेंगे तो कोई भी इनकी बात नहीं सुनेगा भाई। इन जमीनी हकायक को तस्लीम करें, समझें इन बातों को, इंसानी नफ्सियात को समझें। ठीक। और इस वक्त बड़ी एक हैरत अंगेज बात आई तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए जी, जो हमने आज तक कभी देखा नहीं है। हमने इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि जो पार्टी की तंजीम है और जो पार्टी की लीडरशिप है जिसने अपने कारकुनों को लावारिस छोड़ दिया है। ना उनको जो है वो कानूनी सहूलियात फराहम की जा रही है, ना उनकी जो है किसी किस्म की वो उनकी दादरसी की जा रही है। अगर वो रूपोश है तो उनको किसी किस्म की उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है। आपने के जो जितने बड़े कायदीन हैं उन्होंने तो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो वकीला है उनकी खिदमत हासिल कर ली। कारकुन तो आपका गरीब है, उसके पास तो कोई वकील करने के पैसे नहीं है। ये अदालतों का जो करप्शन है वहाँ को तो फेस करने की उसकी हैसियत नहीं है। ये पहली दफा हमने देखा है कि पार्टी जो है अपने कारकुनों को पूछ ही नहीं रही है। तो ये कारकुनों के लिए भी पैगाम है कि वो जिस पार्टी के लिए इस हद तक गए थे वो किस हद तक उनके साथ खड़ी है। जी इलियास साहब। नहीं बिल्कुल जी, जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं, लीडर तो सारे छुप गए हैं। इस टाइम तो लीडर कोई नज़र नहीं आ रहा, ना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और आज भी आप देख लें जो इस्लामाबाद में हाल हुआ, तो ये सूरत हाल है, कारकुन बेचारे फंस गए। कारकुनों के लिए आगे आना चाहिए। अब खान साहब ने आज पहली दफ़ा कहा है कि जी वो ये सारे इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनी पंजाब में कारकुनों को धड़ाधड़ उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है कि पंजाब गवर्नमेंट को भी यही हिदायत की गई है कि किसी बेगुनाह को ना गिरफ्तार किया जाए और जो इसके बारे में किया जाए नादरा से जो है डाटा जिनकी चेहरे आ जाते हैं उनको पकड़ा जाए, जिनके चेहरे मिलते हैं, जिनका एड्रेस वगैरह मिल जाता है उनको पकड़ें जो उधर मौजूद थे या जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तो जो है अब तो देखें और भी दायराकार जो वसी किया है कि 32 मुकामात की जियो फेंसिंग की जा रही है। जियो फेंसिंग करने का मतलब है कि इसमें और लोग भी शामिल आ जाएंगे जो मौके पर मौजूद था। तो अब ये पुलिस को ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि ऐसे लोग ना आ जाएं जो ये भी तो देखना पड़ेगा कि कोई बंदा वहां से गुजर रहा था, जियो फेंसिंग में आ जाएगा, वो टावर में जो भी आ गया तो उसको बिल्कुल इसी तरह वो बंदा आएगा, वो अपने आप को किस तरह साबित करेगा या बाहर से गुजर रहा था। तो बस यही पता चल जाएगा ना, वो बिल्कुल यही है। ये तो कहा जा रहा है कि 400 बंदा है जिन्होंने शरपसंद थे जिन्होंने अंदर हमला किया था। ठीक है इलियास साहब, हमारे पास आज वक्त चूंकि कम तो इसलिए आपका पॉइंट आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगे चलकर हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये सवाल रखेंगे कि मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब किस तरह से पूरा होगा और इसमें हमें खुसूसी तौर पर डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग भी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पहले मरहले में मुल्क के 47 अजला के 2 करोड़ से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सख्त मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए घर घर जाकर कतरे पिला रहे हैं ताकि आइंदा कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पोलियो वायरस मौजूद है। पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी पोलियो वर्कर के साथ मुकम्मल ताउन करें। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। आज हम इसी पर बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, बेसिक जो बुनियादी सवाल है उसी से आगाज़ कर लेते हैं। अब जाहिर है पोलियो वायरस के ख़ात्मे के बावजूद 2 मुल्क, जिस तरह मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ ये वायरस मौजूद है, क्या बुनियादी वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं जो पाकिस्तान को फ्री पोलियो नहीं बनाया जा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान ऐसी क्रॉस रोड पे है जहाँ पिछले साल से पहले 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ था, और उसके बाद 20 केसेस की एक आउटब्रेक हुई, और उसके बाद पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ 1 केस हुआ है। ये एक ऐसा मौका है हमारे लिए कि जिन जिन इलाकों में जहां हमें लगता है कि पोलियो का वायरस माहौलियाती नमूनों में मौजूद है, या वो पाकिस्तान के उस इलाके से दूसरे शहरों में या अफगानिस्तान से उन इलाकों में वो वायरस आ सकता है, उन इलाकों में हम पोलियो की कैंपेन्स करते हैं। अब भी ये कैंपेन 15 से शुरू हो गई है, और हमारी दरख्वास्त यही है कि इन बच्चों को पोलियो के कतरे मिलाएं ताकि उनको महफूज रखा जा सके। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है, इससे बचाव है, और बचाव सिर्फ पोलियो के कतरे और पोलियो के इंजेक्शंस हैं। कुछ लोग वालिदैन में कुछ इस तरह की एप्रीहेंशंस हैं, उनको वैक्सीन के बारे में कुछ खदशात हैं जो कि सही नहीं है। हमारा मीडिया, हमारे उलमाए कराम, हमारी सोसाइटी, ये सबको ये मैसेज भेजने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ये वैक्सीन सेफ़ है, और सारी दुनिया ने यही वैक्सीन इस्तेमाल करके पोलियो का खात्मा किया है, और इंशाल्लाह हम भी ये कर सकते हैं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही बात करें, और ख़ास तौर पर इसमें ज़ाहिर है वालिदैन का कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। उलमा का भी आपने जिक्र किया, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के भी मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के ज़रिए टारगेटेड किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखें जी, जो माहौलियाती नमूने हैं उसके मुताबिक तो जो वायरस अभी तक पाकिस्तान में जो डिटेक्ट हो रहा है वो डेरा इस्माइल खान डिवीज़न और बन्नू डिवीज़न, यानी कि डेरा इस्माइल के 3 अजला, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान, और बन्नू के 3 अजला, लकी, मरवत, टांक और बन्नू। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया जाता है। पिछले साल हमारे जो 20 केसेस की आउटब्रेक हुई थी वो ईद के फ़ौरन बाद हुई थी, क्योंकि इन इलाकों में पाकिस्तान के दूसरे अजला से जो शहरी वापस ईद करने आए थे, जब वो वापस गए तो उनकी वजह से वायरस दूसरे अजला में फैल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ने बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काबू पाया और उन तमाम अजला से वायरस का खात्मा कर दिया। अभी भी ईद के बाद हम अपने रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और यही खदशात हैं कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये वायरस इस इलाके से बाहर ना निकला हो, वरना वायरस अभी तक सिर्फ इन इलाकों में मौजूद है। सही। अब तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या म्यारात हैं जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब पोलियो फ्री है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 3 साल तक अगर मुल्क में कोई केस ना आए तो उसको पोलियो फ्री कहेंगे। तो पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया कि अब तक कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ? ज़ाहिर है आपकी कोशिशें इस प्रोग्राम के तहत जारी हैं, तो क्या पोलियो फ्री पाकिस्तान का जो ख्वाब है पाकिस्तान के लिए वो किस तरह से पूरा हो सकता है? जी, जो ग्लोबल प्रोग्राम का टारगेट है उसके मुताबिक इस साल के आखिर तक हमें 0 पोलियो हो जाना चाहिए, यानी कि अगर सितंबर अक्टूबर के बाद ना माहौलियाती नमूनों में और ना किसी केस में वायरस डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑन टारगेट हैं
اور اس کے 3 سال بعد 2026 میں ہم انشاءاللہ پولیو فری ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بیماری کے خاتمے کے لیے مکمل پیش رفت کی طرف، خاتمے کی جو پیش رفت ہے اس کے لیے مکمل طور پر آپ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے اس پہ کہا تو جاتا ہے کہ مکمل فری پاکستان ہونا چاہیے، پولیو فری پاکستان، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اس پروگرام کے ذریعے ہم پاکستان کو پولیو فری بنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ، تو پرائم منسٹر صاحب، ہیلتھ منسٹر صاحب، دے آر ٹوٹلی، ابھی 3 دن پہلے ہماری ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہم نے ان سے درخواست کی تھی پولیو کی سپورٹ کے لیے، انہوں نے ان کے پورے احکامات کیے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ آرمی کی پولیو کی ٹیموں کو حفاظت کے لیے، پولیس کا ٹیموں کو حفاظت کے لیے جو ہمیں درکار ہوتا ہے وہ بھی فوری طور پر اور بر وقت ہمیں مہیا کیا جا رہا ہے۔ پولیو ٹیمیں بھی گھر گھر جا رہی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ سب ہمارے پاس موجود ہے، فرق صرف یہی ہے کہ جب پولیو ٹیم گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اس بچے کو، اگر گھر میں جتنے بچے ہیں، وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کو وہ پروڈیوس کریں کہ یہ بچے ہیں، ان کو قطرے پلائیں۔ اور اگر والدین کسی خدشات کی وجہ سے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یا کوئی خاص، یا جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں میں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کی مہم ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنا دوسرے مطالبات منوا سکیں۔ بجلی کیوں نہیں آ رہی، ہمارے علاقے میں پل بننا چاہیے، تو یہ سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مسائل۔ ڈاکٹر صاحب مختصراً، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، پولیو ہے کیا، یہ کتنا خطرناک وائرس ہے، تاکہ جو ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ والدین جو ہچکچاتے ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے، ان کے لیے اپیلنگ ہو، تو آپ مختصراً بتا دیجیے گا کہ پولیو کتنا خطرناک وائرس ہے اور والدین کو کیوں پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ جی یہ بہت ضروری ہے، تھینک یو۔ پولیو وائرس انتہائی خطرناک وائرس ہے اور یہ جسم میں منہ کے ذریعے جا کر جو نرو اینڈنگز ہوتی ہیں ان کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بچے کو پولیو ہو جاتا ہے، جو نرو ڈیمیج ہوتی ہے، اگر وہ بازو کی ہو یا لیگز کی ہو، جو حصہ وہ متاثر کرتی ہے وہ پوری مکمل طور پر پرماننٹلی فالج ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف اس کا بچاؤ ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر آصف بیگ صاحب، آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ اس کا صرف بچاؤ ہے، علاج نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے والدین، پولیو ورکرز جو آپ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور خاص طور پر اس موسم میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا تعاون پاکستان کو پولیو فری پاکستان بنائے گا، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، تو اسی لیے آپ کے دروازے پر آنے والی جو پولیو ٹیمز ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔